Hello dear student, welcome to Arif Pharma Academy. My name is Musharraf Ansari. So today we are discussing about dosage form. हमने yesterday dosage form के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन dosage form के बारे में जाना था. आज हम dosage form के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि dosage form को कैसे क्लासिफाई किया गया है, कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, कितने क्लासिफिकेशन है ना. तो उसके बारे में हम dosage form की क्लासिफिकेशन के बारे में आज जानेंगे. डोजेज फॉर्म की क्लासिफिकेशन के बारे में जनरली बात की जाए तो सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये तीन तरीके के मेन क्लासिफिकेशन है किसके, डोजेज फॉर्म के. ठीक है, फर्स्ट क्या है अपना सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेकंड इज लिक्विड डोजेज फॉर्म, थर्ड इज सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म. अब बात करते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म की. सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होते हैं? ठीक है, तो सॉलिड डोजेज फॉर्म अगेन सब क्लासिफाई इनटू यूनिट डोजेज फॉर्म और बल्क. किसमें? दो क्लास में अगेन उसको डिवाइड किया गया है. अब यूनिट डोजेज फॉर्म की बात की जाए तो उसमें टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर और पिल्स आते हैं. और बल्क की बात की जाए तो वो अगेन दो टाइप में डिवाइड किया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल. ठीक है, इंटरनल की अगर मैं बात करूं तो उसमें आता है फाइन पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स. और एक्सटर्नल की बात की जाए डस्टिंग पाउडर, इन्फ्लेशन, डेंटिफ्रिका, स्नफ और अर पाउडर. ठीक है, तो ये बात हो रही है हमारी किसकी, सॉलिड डोजेज फॉर्म की. तो सॉलिड डोजेज फॉर्म से हम ये समझते हैं कि ऐसे डोजेज फॉर्म जो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है. ठीक है, सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है उन डोजेज फॉर्म को हम क्या कहेंगे, सॉलिड डोजेज फॉर्म कहेंगे. ठीक है, और सॉलिड डोजेज फॉर्म को अगेन सब टू क्लासिफाई में डिवाइड किया गया है. एक फर्स्ट है यूनिट डोजेज फॉर्म, सेकंड है बल्क. ठीक है, अब यूनिट डोजेज फॉर्म की बात करें तो यूनिट डोजेज फॉर्म मतलब सिंगल. हम कहते हैं ना कि इस एग्जाम में इतनी यूनिट आ रही है, एक यूनिट आ रही है, दो यूनिट आ रही है, एक यूनिट ब्लड दे दो, दो यूनिट ब्लड दे दो एंड ऑल. तो यूनिट डोजेज फॉर्म मतलब सिंगल, जैसे टैबलेट है, कैप्सूल्स है, पाउडर है और पिल्स है. ठीक है, तो अगर आपको डॉक्टर टैबलेट प्रिस्क्राइब करता है तो डॉक्टर बोलता है आपको एक टैबलेट अभी लेनी है, एक टैबलेट शाम को लेनी है, तो हम टैबलेट किस फॉर्म में लेना है, यूनिट फॉर्म में लेना है, बल्क में तो नहीं ले रहे हैं. तो जाहिर सी बात है क्या नाम है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो हमें टैबलेट किस में प्रिस्क्राइब किया, यूनिट में. तो टैबलेट किसके अंतर्गत आ रही है, यूनिट के अंतर्गत आ रही है. ठीक है, और इसी तरीके से कैप्सूल, अगर डॉक्टर ने हमें कैप्सूल क्या नाम है आपको प्रिस्क्राइब किया तो आप कैप्सूल भी यूनिट फॉर्म में ले रहे हैं. डॉक्टर ने ये तो नहीं कहेगा कि आपको 10 कैप्सूल एक ही बार में लेना है, 15 कैप्सूल एक ही बार में लेना है. इसलिए कैप्सूल, टैबलेट, पाउडर, पिल्स. अब कैप्सूल की बात कर ले, जैसे रिवाइटल है. अब रिवाइटल, अगर आप रिवाइटल का सेवन करते होंगे तो देखते होंगे आपको दिन में एक बार रिवाइटल लेना है. तो आप रिवाइटल यूनिट में ले रहे हैं, सिंगल यूनिट में ले रहे हैं, दिन में एक बार ले रहे हैं. ठीक है, अब उसके बाद बात आती है बल्क की. अब बल्क मतलब ज्यादा होता है, बल्क मतलब ज्यादा होता है. तो बल्क को अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट इंटरनल, सेकंड इज एक्सटर्नल. अब इंटरनल से क्या समझते हैं, ऐसी चीज जो अंदर ली जा सके, ऐसी चीज जो अंदर ली जा सके उसको हम इंटरनल कहते हैं. इंटरनल के वर्ड से ही हमको समझ में आ रहा है ऐसा डोजेज फॉर्म जिसको हम अंदर ले सकें. अब फाइन पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स. अब ग्रेन्यूल्स की बात की जाए तो ग्रेन्यूल्स का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, इलेक्ट्रॉल पाउडर जो मार्केट में आता है उसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, फिर अंदर लेते हैं और बहुत सारे ग्रेन्यूल्स आते हैं, है ना. कैल्सिरॉल का सैचेट आता है, विटामिन डी के बहुत सारे ग्रेन्यूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसको हम लेते हैं, बल्क में लेते हैं, है ना. अब ग्रेन्यूल्स, जैसे अब ग्रेन्यूल्स की बात की जाए, इलेक्ट्रॉल पाउडर को पूरा एक साथ डालेंगे, उसको यूनिट में नहीं लेंगे, थोड़ा सा, थोड़ा सा नहीं लेंगे. 1 लीटर का हमें प्रिपरेशन बनाना रहता है. आप सब लोग ने इलेक्ट्रॉल पाउडर यूज किया होगा. इलेक्ट्रॉल पाउडर को हमने बल्क में लिया, है ना. 1 लीटर बनाने के लिए 20 ग्राम या 25 ग्राम, जितने भी ग्राम की पैकेट आती है एक्साइलेड, हमने उसको बल्क में लिया. ठीक है, अब बात आ रही है इंटरनल की, तो बात हो गई इंटरनल क्या लेते हैं. अब बात आती है एक्सटर्नल की. एक्सटर्नल में डस्टिंग पाउडर, इन्फ्लामेशन, डेंटिफ्रिका, स्नफ और अर पाउडर. अब देखो डस्टिंग पाउडर, आप एक्सटर्नल की बात करें, डस्टिंग पाउडर की अगर मैं बात करूं तो डस्टिंग पाउडर में क्या आता है, डस्टिंग पाउडर आपका हो गया फंगल पाउडर, है ना. आपको अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया तो आप उस पर डस्टिंग पाउडर लगाओगे. आप क्या नाम है, थोड़ा सा तो नहीं लगाओगे, जितने आप फंगल इन्फेक्शन हो उतना ज्यादा, उतनी जगह में आप डस्टिंग पाउडर लगाओगे. ठीक है, तो डस्टिंग पाउडर को हम यूज करते हैं एक्सटर्नल. डस्टिंग पाउडर को हम खा नहीं सकते, हम उसको डिजोल्व करके पी नहीं सकते, इसलिए डोजेज फॉर्म में वो क्या है, एक्सटर्नल है. ठीक है, अब आगे बात आती है लिक्विड डोजेज फॉर्म. लिक्विड डोजेज फॉर्म भी एक काफी इंपॉर्टेंट डोजेज फॉर्म है. ऐसे डोजेज फॉर्म जो लिक्विड फॉर्म में
प्रेजेंट रहते हैं उसको हम लिक्विड डोजेस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे सिरप हो गया, एलेक्सर हो गया और बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म मार्केट में अवेलेबल है। लिक्विड डोजेस फॉर्म अगेन टू क्लास में डिवाइड किया है, एक बायफेसिक, सेकेंड इज मोनोफेसिक। ठीक है, बायफेसिक और सेकेंड इज मोनोफेसिक। बायफेसिक में आता है सस्पेंशन और इमल्शन। मोनोफेसिक को अगेन टू क्लास में डिवाइड किया है, एक एक्सटर्नल, सेकेंड इंटरनल। इंटरनल और एक्सटर्नल तो मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो अब लिक्विड डोजेज फॉर्म की बात की जाए तो ऐसे डोजेज फॉर्म जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। क्या, कैसे डोजेज फॉर्म जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है? सबसे अच्छा एग्जांपल समझने के लिए होगा सिरप, एलेक्सर, है ना, और गार्गल्स। ठीक है, आपका ड्रॉप्स, ड्रॉप्स बच्चों के लिए नॉर्मली ड्रॉप्स लगती है, ड्रॉप्स लिक्विड में अवेलेबल है। तो ऐसे डोजेस फॉर्म जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है उसको हम लिक्विड डोजेस फॉर्म कहते हैं। और लिक्विड डोजेस फॉर्म को अगेन सब क्लासिफाई किया है किसमें? दो ग्रुप में, फर्स्ट बायफेसिक, सेकंड मोनोफेसिक। अब बायफेसिक में आता है सस्पेंशन और इमल्शन। बायफेसिक में क्या आता है? सस्पेंशन और इमल्शन। सस्पेंशन और इमल्शन को हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सस्पेंशन और इमल्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स में, और जो कि आपको बहुत वैल्यूएबल, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो अभी मैं सस्पेंशन और इमल्शन की बात ज्यादा ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ। सस्पेंशन और इमल्शन हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मोनोफेसिक। मोनोफेसिक में इंटरनल और एक्सटर्नल की बात हो रही है। इंटरनल में आता है सिरप, एलेक्सर, लिंटस और ड्रॉप। ठीक है, सिरप तो आप जानते ही हैं सिरप क्या होता है। हमें कुछ भी खांसी होती है, सर्दी होती है या हमें वीकनेस होती है तो डॉक्टर डिफरेंट टाइप ऑफ सिरप प्रिस्क्राइब करता है। खांसी के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सिरप प्रिस्क्राइब करेगा, सर्दी के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सिरप फॉर्म में भी सर्दी का सिरप आता है। ठीक है, और जैसे सर्दी की सिरप की अगर बात कर लें तो सिट्रिजिन सिरप आजकल ज्यादातर प्रेफर किया जा रहा है ना। और सिरप की बात की जाए तो मल्टीविटामिन फॉर्म में सिरप आता है जो हमें हमारी वीकनेस को दूर करता है। ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ सिरप आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। अब एलेक्सर की बात हो रही है। एलेक्सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलेक्सर में क्या होता है कि अल्कोहल का जो कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है। ऐसे सब्सटेंस जिसमें अल्कोहल का कंटेंट ज्यादा उसको हम एलेक्सर कहते हैं। अब ड्रॉप की बात की जाती है। ड्रॉप किसके लिए बनाया जाता है? जनरली चाइल्ड के लिए बनाया जाता है। ड्रॉप को बड़े लोग नहीं लेते। ड्रॉप किसके लिए बनाया गया है? चाइल्ड के लिए बनाया गया है कि बच्चों के लिए ड्रॉप बनाया गया है। उसको जो डोजेस फॉर्म दिया जाएगा वो किस फॉर्म में दिया जाएगा? ड्रॉप के फॉर्म में दिया जाएगा। तो ड्रॉप जनरली चाइल्ड के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है एक्सटर्नल। इंटरनल की तो बात हो गई, हम सिरप अंदर लेते हैं, एलेक्सर भी पीते हैं और लिंटस भी पीते हैं, ड्रॉप भी पीते हैं। अब बात हो रही एक्सटर्नल की बात हो रही है। एक्सटर्नल में आता है लिनीमेंट्स। क्या होता है लिनेमेंट? क्या होता है भाई? लिनेमेंट की बात की जाए तो लिनेमेंट्स लिक्विड फॉर्म में आता है। जैसे हमें हमें चोट लग गई, है ना, चोट लग गई तो उसको साफ करने के लिए बीटाडीन का लिनेमेंट आता है और बहुत सारे आते हैं। ऐसी बात की जाए गार्गल्स की। अब हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन है तो हमें क्या है? थ्रोट में इन्फेक्शन है तो लिक्विड फॉर्म में गार्गल आएगा। हम उसको क्या नाम है, गर्म पानी में डालकर गार्गल करेंगे जिससे हमारा थ्रोट इन्फेक्शन ठीक हो जाए। ऐसी ही बात आती है थ्रोट पेंट, माउथ वॉश। माउथ वॉश इसलिए यूज होता है कि हमारे जो मुंह में से बैड स्मेल आती है उसके लिए माउथ वॉश यूज होता है। बहुत सारे स्प्रे आते हैं, स्प्रे के बाद आई लोशंस आते हैं। आई लोशंस हमारे आई में कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड आई लोशन यूज होते हैं। उसके बाद आई ड्रॉप्स आते हैं। आई ड्रॉप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विड डोजेज फॉर्म है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आई ड्रॉप है वो हमारे मतलब आई के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। जैसे मैं बात करूं, बहुत सारे कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज हो गया जो कि हमारे आंख के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जिसका ब्रांडेड मार्केट नेम आता है रिफ्रेश टीयर। रिफ्रेश टीयर वन ऑफ द बेस्ट आई ड्रॉप, है ना। और ऐसे ही बात करें सिप्लॉक्स की बात करें, सिप्लॉक्स डी की बात करें, बहुत सारे ऐसे आई ड्रॉप है जो कि हमारे आंख के लिए जो भी इन्फेक्शन होता है या कुछ भी हमारे आंख में इरिटेशन होता है उसके लिए आई ड्रॉप जनरली यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है माउथ वॉश। माउथ वॉश का तो मैंने पहले ही बताया कि माउथ वॉश ये होता है कि हमारे मुंह में जो स्मेल आती है, बहुत सारे लोगों के मुंह में बहुत बैड बैड स्मेल आती है तो उसको माउथ वॉश को यूज करते हैं जिससे माउथ में जो स्मेल है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है नसल स्प्रे
आई लोशन और नसल स्प्रे। आई लोशन की भी बात करें तो आई के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अब नसल स्प्रे बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नसल स्प्रे का यूज हमारा वहां पर होता है जहां कि हमें कोई एलर्जी हो गई। सपोज डेट किसी को भी सर्दी हो गई है या कोई भी एलर्जी हो गई है तो वो नसल स्प्रे खरीदेगा और उसको स्प्रे करेगा नाक के अंदर, जिससे उसकी एलर्जी और सर्दी खत्म हो जाएगी। कई बार ऐसे केस होते हैं कि हम आपकी नाक जाम हो गई है ना, तो आप मतलब मार्केट में गए, नाक जाम हो गई, आपने नसल स्प्रे लिया। जैसे नसल स्प्रे का मैं एग्जांपल दे दूं, नसल स्प्रे का एग्जांपल हो गया आपका क्या नाम है, नेसिवियन नसल स्प्रे आता है, वो भी बहुत अच्छा है स्प्रे। ऑट्रिविन का आता है, ऑट्रिविन का नसल स्प्रे बहुत अच्छा है, मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू है उसकी और काफी इफेक्टिव है। तो आपकी अगर कभी बीमार पड़ जाए तो आप नसल स्प्रे जरूर ट्राई करें। अब बात आती है सबसे लास्ट में सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल की अगर मैं बात करूं तो सपोस्ट्रीज और पेस्ट्रीज, और एक्सटर्नल की बात करूं तो ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट और जेल्स। ठीक है, अब इंटरनल की अगर मैंने बात करी, सपोस्ट्रीज और पेस्ट्रीज। सपोस्ट्रीज क्या होते हैं, सपोस्ट्रीज इसलिए यूज होते हैं अगर आपको प्रॉपर क्या नाम है, आपको प्रॉपर लेटरिंग नहीं हो रही है तो सपोस्ट्रीज उस क्लास में उस कंडीशन में यूज किया जाता है। ठीक है, इसी तरह पेस्ट्रीज इसलिए यूज होती है अगर आपके वेजाइना में इन्फेक्शन हो गया है, वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया है तो पेस्ट्रीज यूज की जाएगी। अब उसके बाद बात आती है ऑइंटमेंट्स, क्रीम, पेस्ट और जेलीज। ठीक है, तो ऑइंटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ऑइंटमेंट अगर मेरे को कोई चोट लग गई है या कुछ स्किन में प्रॉब्लम है या स्किन में कट लग गया है, बर्न हो गया है, तो ऑइंटमेंट उस कंडीशन में यूज किया जाएगा जिससे आपको जो भी परेशानी हुई है या स्किन में कट लग गया है या बर्न है कुछ भी है तो उस कंडीशन में ऑइंटमेंट यूज करेंगे और हमारा जो है वो क्या नाम है, बर्न और कट सही हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है क्रीम्स की। क्रीम्स का भी सेम काम है, बस इसमें प्रिपरेशन में फर्क है कि दोनों का प्रिपरेशन डिफरेंट टाइप होता है। ऑइंटमेंट में ऑयल की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है और क्रीम में कम होती है। ठीक है, तो दोनों का वर्क लगभग सेम ही है, लेकिन बस क्या नाम है, उसको डिफरेंट प्रिपरेशन बनाए गए हैं। अब उसके बाद बात है पेस्ट और जेलीज। पेस्ट और जेलीज का भी हमारे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेस्ट और जेलीज भी हमारे उस बहुत सारे उसके लिए यूज होता है। जैसे पेस्ट, अब आप पेस्ट एग्जांपल ले लीजिए, टूथपेस्ट ले लीजिए, है ना, टूथपेस्ट हो गया। और जेली जेली जैसे कि आपका लॉक्स जेली आता है, लीडोकैन के नाम से आता है, लीडोकैन उसका फॉर्मूला होता है। आपको अगर क्या नाम है पाइल्स है तो उसमें लॉक्स जेली यूज होता है। तो ऐसे ही बहुत तरीके की प्रिपरेशन है। आज मैंने आपको इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बता दिया, अगली नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इसमें और जानेंगे कि टैबलेट के क्या यूजेस हैं, टैबलेट कैसे बनता है, टैबलेट कैसे होता है, इसी तरीके से सिरप का क्या यूज है, कैसे कौन सी सिचुएशन में कौन सी सिरप देनी चाहिए। आज मैंने आपको बस जनरल जनरल बता दिया कि डोजेस फॉर्म को कितनी क्लास में डिवाइड किया गया है और क्या क्लासिफिकेशन है, हमने उसके बारे में चर्चा कर ली। कल हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और ज्यादा बात करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको आपके डाउट का समाधान मिल जाएगा। आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में अगली वीडियो के साथ।